Just can someone confirm, am I audible enough and is my screen visible? बस ये Yes, confirm कर. Dr. Yes, Dr. Fiza. Yes. Okay, perfect. So once again, Assalamu alaikum to everyone. And so today we are going to officially start our first free session on cardiology. It's part of our course for MRCP Part 1. Before we proceed, I just want to make one thing clear for all those are preparing for the MRCP program. Remember, there are so many guidelines out there. We have the UK guidelines, we have American, Canadian, Australian, so many guidelines are out there. बस आपने याद रखना है कि आपका जो एग्जाम है इट्स यूके बेस्ड, रॉयल कॉलेज का है जो कि यूके का है, तो आपने सिर्फ वही गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ठीक है. सो समटाइम्स पीपल डू कम अप कि यार इसमें तो फलाना गाइडलाइंस, अमेरिकन गाइडलाइंस ये थी या इस तरह. सो बस आपने ये याद रखना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉलो द नाइस गाइडलाइंस, द यूके बेस्ड गाइडलाइंस, ठीक है. बाकी वैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपने जो भी गाइडलाइंस यूज करनी है दैट्स अप टू यू, बट रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम. ओके. Why do I have these red dots on my screen? Anyhow, okay. So this is a curriculum from the IMT. तो आपकी जो कार्डियोलॉजी में है बेसिकली ये चीजें टेस्ट होनी है, ठीक है. These are the conditions and these are the symptoms and these are the conditions that are going to be tested in the exam. और कार्डियोलॉजी से अच्छा सा चंक आपका आता है, ऑलमोस्ट 14 to 15 क्वेश्चंस फ्रॉम कार्डियोलॉजी डू कम द इन योर एग्जाम्स. इसको आपने अच्छे से करना है, मेन चंक आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है. Okay, guys, one more thing. If you have any questions, please let me know. कोई सवाल है, you can unmute yourself or you can ask that, and we will keep our chat box also interactive ताकि बातचीत चलती रहे, so that I know that you guys are understanding. कोई queries हैं तो हम वहीं पे उसको address करते हैं. So coming to our first topic is hypertension. I know आप लोग सब लोग we are all doctors, तो topics आपको लगेगा यार ये क्या हम पढ़ रहे हैं, but trust me, these are the things जो कि एग्जाम में आती हैं, और कुछ चीजें हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे होते हैं जो गलत होती हैं, तो हम वो चीजें भी रेक्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. सो यूके में हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम्स हैं. एक तो वी चेक द क्लिनिकल ब्लड प्रेशर, सेकेंडली वी चेक एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, एंड देन होम मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर. ये 3 कॉन्सेप्ट है एनएचएस में, यूके में फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है. अब आपको लग रहा होगा क्लिनिकल ब्लड प्रेशर तो बड़ा आसान बात है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. In Pakistan, what we do is that कोई भी patient lands at our OPD in our clinics, बस हमने पहली रीडिंग ली एंड दैट्स इट, हम वो लिख देते हैं और वो उसी के बेस पे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं. दिस इज नॉट राइट. सो जो नाइस गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं क्लिनिकल ब्लड प्रेशर कब आप लेंगे. यू टेक वन रीडिंग, ठीक है, देन यू टेक अ सेकेंड रीडिंग. अगर दोनों रीडिंग्स में कुछ सब्सिक्वेंट डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल पहले 140/90 आ रहा था और अब 120/90 आ रहा है, मतलब अच्छा खासा फर्क आ रहा है, तो आप तीसरी रीडिंग भी लोगे. व्हेन यू हैव योर 3 रीडिंग्स, तो जो आपकी आखिरी 2 रीडिंग्स होंगी उसमें जो सबसे कम वैल्यू होगी दैट इज योर क्लिनिकल ब्लड प्रेशर. ओके, इज दैट क्लियर? सो जस्ट सिर्फ एग्जाम के लिए आपने चीजें नहीं सीखनी. आई request you all to incorporate all this into clinical practice as well. You have to be a safe doctor no matter the exam status, ठीक है. तो आपने 3 लेनी है रीडिंग्स. पहले आपने 1 सिंगल रीडिंग ली, यू टेक अनदर रीडिंग आफ्टर 1 or 2 minutes when the patient is resting. अगर दोनों रीडिंग्स के अंदर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, देन यू विल टेक अ थर्ड रीडिंग. अब जो आपकी आखिरी 2 रीडिंग्स थी उस पर जो लोअर वैल्यू होगी दैट इज जो क्लिनिकल ब्लड प्रेशर, वो आपने अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है. उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है. So this is very different from the common practices that we do in our clinics. Then comes the ambulatory blood pressure monitoring. ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं. इस तरह का एक डिवाइस होता है जो कि लगा देते हैं. oh sorry, this one. हाँ, ये एक ये ना बैटरी सी होती है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. यू हैव दिस कफ ओवर हियर. तो ये जो आपका ना एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर में होता है कि वो आपको ये डिवाइस दे देते हैं 24/7. आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, या डिवाइस लगा रहेगा, ठीक है. और ये तकरीबन वो 24 आवर्स के लिए इनफ होता है, बहुत लंबा नहीं करना होता. कम से कम 24 घंटे आपने ये डिवाइस लगा के रखनी होती है और ये आपका ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता रहता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, जो घर में हो रही है, ठीक है. देयर आर सम पीपल हु विल से कि जी मुझे ये नहीं करना, आई नॉट कंफर्टेबल हैविंग दिस डिवाइस अराउंड मी, और मेरी मोबिलिटी पे फर्क पड़ता है, मैंने वॉशरूम जाना है, पानी यूज करना है, जो कुछ भी हमने करना है, तो मुझे ये नहीं लगाना. तो उस पर भी वी हैव दिस थर्ड ऑप्शन कॉल्ड होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है. उसमें बस सिंपल आपके पास बीपी का मशीन है, आपने सुबह शाम चेक करना है.
अब जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर की होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो जो दिन के टाइम की होंगी ना रीडिंग्स, उसमें आपने 14 रीडिंग लेनी है, 14 रीडिंग्स आपने लेनी है। उसका जो एवरेज होगा दैट इज योर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, ठीक है। और जो आपका होम मॉनिटरिंग होती है ब्लड प्रेशर की, दिस वन, उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर ये करेंगे कि 2 रीडिंग्स आपने सुबह लेनी है, 2 रीडिंग्स आपने शाम लेनी है, 1 मिनट अपार्ट, ठीक है। अगेन आपने उसका एवरेज रखाना है 4 डेज का, आइडियली 7 डेज होने चाहिए, पर अगर टाइम कम है तो आप 4 दिन का भी कर सकते हैं। और उसमें जो पहले दिन की रीडिंग होगी वो आप डिस्कार्ड कर दोगे, वो आपने यूज नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर? सो 2 रीडिंग्स इन द मॉर्निंग, 2 रीडिंग्स शाम में, 1 मिनट के वक्फे के साथ, राइट। आपने 4 दिन करना है इसका, आइडली 7 डेज। फर्स्ट डे की रीडिंग्स आप निकाल दोगे, बाकी जितनी भी आपके पास रीडिंग्स होंगी उनके आपने निकालना है एवरेज, एंड दैट इज योर होम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर। आई थिंक ये मार्किंग का काम नहीं करती है, इससे ना स्क्रीन भी खराब हो रही है। चलें इसको खत्म कर देते हैं। एनी हाउ, सो ये है, तो अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गाइज? लेट मी हैव अ लुक एट द चैट बॉक्स। सो वी आर क्लियर ऑन दीज 3 थिंग्स, राइट? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमने पेशेंट को कहना होता है कि घर से आपने चार्टिंग करके लानी है, और हमें यही नहीं पता होगा कि चार्टिंग करनी कैसी है, तो हाउ कम वी आर गोइंग टू टेल द पेशेंट? ओके, सो वी आर क्लियर एट दिस पॉइंट, ओके। अब नेक्स्ट पे हमारे पास है कि अब आपने ये, दिस इज जो नाइस गाइडलाइंस, गाइस फॉर MRCP पार्ट 1, नाइस गाइडलाइंस इज एवरीथिंग। उसकी प्रिंट्स निकाल के कमरों में दीवारों पे लगा लें, यू हैव टू लुक एट देम डे एंड नाइट टू मेमोराइज देम, ठीक है। अब जब जो क्लिनिकल ब्लड प्रेशर आया था, अब रीडिंग तो आपने ले ली, सबसे पहले तो वी हैव टू मेक श्योर कि रीडिंग हमने सही ली कि गलत। सो नाउ वी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया व्हाट इज द राइट मेथड टू टेक अ क्लिनिकल ब्लड प्रेशर, राइट। अब जो क्लिनिकल ब्लड प्रेशर आपके पास आया है, उसके पास आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से कम है, अदर इज 180/20 से ज्यादा, एंड द थर्ड वन इज इन बिटवीन, ओके। So 3 possibilities क्लिनिकल ब्लड प्रेशर की, 140/90 which is good। इससे कम का है आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस 5 years के बाद उसको मॉनिटरिंग के लिए बुला लेना है, दैट्स इट, ठीक है, सेफ। अगर 140/90 से लेकर 180 और 120 के बीच में है, दिस वन, इस पे आपने काम करना है ना। इस पे आप क्या करेंगे, यू विल डू 3 थिंग्स, 1, 2 and 3। आई हैव हाईलाइटेड दिस। इस पेशेंट को हमने रेफर करना है फॉर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर या फिर होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। सेकेंड, व्हाट विल वी डू, टारगेट ऑर्गन डैमेज देखना है। थर्ड, हमने कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेस करना है, ठीक है। तो ये मतलब समझिए ये एक आपका ना रूल ऑफ 3 चल रहा है। तो क्लिनिकल ब्लड प्रेशर में ये आपके 3 सिनेरियोज हैं, ठीक है। टॉप वाले के साथ हमने कुछ भी नहीं करना है, इससे कम ब्लड प्रेशर है उसको हमने सेफली घर भेज के बस मॉनिटरिंग के लिए 4-5 साल बाद बुला लेना है, ठीक है। यूके हैव अ वेरी गुड रेफरल सिस्टम, पेशेंट को खुद याद हो ना हो, NHS का हाथ आपके घर पहुंच जाएगा जी, आपका 5 साल बाद रिव्यू है, कम हैव अ BP चेकअप, ठीक है। दिस वन, जो सेकंड कैटेगरी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इसके अंदर जब आपका ब्लड प्रेशर इसके बीच में आता है, तो आपने 3 काम करने हैं गाइस, ओके। यू ऑफर देम एन एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, you do a target organ damage, and you check for the cardiovascular risk, 3 things, okay। अब जो लास्ट कैटेगरी है ये वाली, इस पे हमने जरा एक्शन जल्दी करना है, बिकॉज नाउ द प्रेशर इज ऑन द बिट हायर साइड, बिट क्वाइट हाई, 180/120। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या काम करना है, वी विल डू दिस, ठीक है। टारगेट ऑर्गन डैमेज देखना है, अगर तो डैमेज है तो आप फौरन ट्रीट करेंगे, अगर डैमेज नहीं है तो आप उसका ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करेंगे, और ये वाला वापस यहाँ चला जाएगा इस वाले कैटेगरी में, ठीक है। अगर और गुड है, कोई आपका ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो आप उसको वापस होम या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए ऑफर करोगे, ठीक है। राइट, आर थिंग्स क्लियर सो फार? चैट चैट चैट, यस गुड, ठीक है। अच्छा, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज टारगेट ऑर्गन डैमेज? बार बार मैं जो कह रही हूँ आप लोगों से कि हम ये चेक करेंगे, हम कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेस करेंगे, सो कैन एनीवन जस्ट म्यूट देमसेल्फ या टाइप करना चाहे कि टारगेट ऑर्गन डैमेज है क्या? एनीवन? Oh, we have a chat box, good। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपके ऑर्गन्स का डैमेज क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स बेसिकली हम देखते हैं वीडियो का, द हार्ट, द ब्रेन, द
किडनीज, आईज, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो उनके कोई ना कोई फीचर्स हमें मिल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हार्ट में पेशेंट कुड हैव राइट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वाली चीजें हो सकती हैं, किडनी डिजीज हो सकता है, कोई वो रेटिनोपैथी चल रही है, सही है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखनी होती हैं, राइट। अब देखना क्या है, वी विल आइदर लुक फॉर द सिम्टम्स और आइदर वी विल डू सम टेस्ट, ठीक है। सो वी शुड हैव अ फेयर आइडिया कि वो सिम्टम्स क्या है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सो यू शुड हैव एन आइडिया कि व्हाट सिम्टम्स, आपने पूछना क्या है उससे, मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सो यू हैव टू लुक एट दैट एज वेल कि वो एंड ऑर्गन के टेस्ट कौन से होंगे, ठीक है। सो वी हैव टू लुक एट दैट। या सो ये तो आपका जो पेशेंट होगा, इफ दे हैव एन ऑर्गन डैमेज, तो मेंटल स्टेटस चेक कर लें, स्ट्रोक के सिम्टम्स, चेस्ट पेन, पल्मोनरी एडीमा, एमआई, एनेरिज्म के साइंस, एक्लेम्शिया के साइंस इफ दे आर प्रेग्नेंट, ठीक है। सो दीज आर द 4 टेस्ट दैट यू हैव टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूरिन डिप करें, ठीक है, ब्लड एंड प्रोटीन्स देख लें, रीनल फंक्शन असेस करें, हाउ इज द ग्लाइसेमिक कंट्रोल, फंडोस्कोपी कर लें, इफ यू नो हाउ टू डू इट वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन रेफर देम और आस्क एन एक्सपर्ट, जो भी आपके घर अगर क्लिनिक में कोई सीनियर है उससे पूछ लें, और ईसीजी लाजमी करें, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू योर टारगेट ऑर्गन डैमेज कंट्रोल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई के साथ रोजाना पेशेंट्स आते हैं, वी हैव लाइक hundreds of patients coming in with high blood pressure, और वो पेशेंट ना ओवर ट्रीट हो रहे होते हैं, उनको दवाइयों की जरूरत नहीं भी है तो भी हम उनको दे रहे हैं मेडिसिन। कोई पेशेंट 180 120 के साथ आया हुआ है, उसको लटा के मतलब कैप्टोटाइन मिल रही है, फ्रुसेमाइड लग रहा है, लिबिटोलॉल की डिफ्यूजन चल रही है, विदाउट लुकिंग कि उसको ये चीजें चाहिए भी कि नहीं चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू टेक होम, कि आपने एटलीस्ट सेफ डॉक्टर बनना है, ठीक है। वो लोग अगर जो एग्जाम टारगेट नहीं भी कर रहे हैं, इवन फॉर दोज पीपल, ये सफीला बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, ये सारा कुछ आपने करना है, एक्सीलेंट। बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट एज वेल। अब ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं कि बस इम्तिहान में हमने पढ़ा उसके बाद गायब बैक टू सबलिंगुअल कैप्टोटाइन एंड 40 mg फ्रूसमाइड, ये काम नहीं करने, ओके। सो दोज आर नॉट पार्ट ऑफ द गाइडलाइंस, डू नॉट गिव दोज मेडिकेशंस। यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि मैंने इसको ब्लड प्रेशर वाले बंदे को अगर मेडिसिन देनी है तो मैं क्यों दे रहा हूँ, तो दिस इज द रीजन, ठीक है। और सेकेंड बात हमने की थी वो कार्डियोवेस्कुलर रिस्क की। Can anyone have an idea कि वो how do we assess this one? Assess cardiovascular risk. Anyone? बेशक बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल वेट नहीं करते, लेकिन वी हैव टू बी सेंसिबल। हमने उनके लिए ठीक करना है, उनको तो नहीं पता ना कि मतलब क्या चीज है क्या नहीं। जब हम रैशनल उनको समझाएंगे ना, भाई ये मसला है, वी हैव टू वेट, आपको नुकसान हो सकता है उल्टी चीजें देने का, ठीक है, तो उसके बारे में आपने करना होगा। कौन सी बुक से स्लाइड बनाई है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, दैट इज माई सीक्रेट। दीज आर ऑल नाइस गाइडलाइंस, दैट वाज अ जोक, ये सब नाइस गाइडलाइंस है, ठीक है। anyhow, so we were talking about the cardiovascular risk assessment। तो बेसिकली ना एक स्कोरिंग सिस्टम है जो एथेरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ। इट्स अ वेरी गुड वो हाउ डू आई गेट, जस्ट गिव मी सेकंड। आप सबके पास वो है मेड कैल्क? कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस? ये वाला, ठीक है। यस परफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर स्कोर, और दिस विल रियली हेल्प यू गिव एन आइडिया। वो जो हम बात कर रहे थे ना कि आपने वो असेस करना, ये आपका ट्रीटमेंट भी हेल्प करेगा। तो इस पर ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें एज, डायबिटीज, जेंडर, सेक्स वगैरह, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी व्हेन यू पुट इट डाउन। तो ये आपको दे देता है कि हाँ जी ये 35% है, 8% है, मतलब परसेंटेज दे देता है, ठीक है, कि आपका जो 10 years का कार्डियोवेस्कुलर डिजीज होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, सही है। सो कमिंग बैक टुवर्ड्स आवर प्रेजेंटेशन, कहाँ थे हम, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक यू हैव वेरी फेयर आइडिया कि क्लिनिकल ब्लड प्रेशर क्या है, होम एम्बुलेटरी क्या, होम बीपी, एम्बुलेटरी बीपी के क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। जब क्लिनिकल क्राइटेरिया आता है तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, ये आपके पास आगे हैं, ये टॉप वाला।
मॉनिटरिंग करना है, ये 3 काम करने हैं, इसमें आपने टारगेट ऑर्गन के लिहाज से काम करना है. यू हैव अ फेयर आइडिया हाउ टू लुक फॉर टारगेट ऑर्गन डैमेज, ठीक है. एंड यू हैव ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया कि हाउ टू assess a cardiovascular risk. You use that formula, वो आपको बता देगा रिस्क क्या है 10 डेज का, ठीक है. यहाँ टाइम पे आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. नाउ सेकंड हमारे पास आता है होम या फिर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर का, ठीक है. अब उसमें भी हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं. या तो ब्लड प्रेशर इज लेस देन 135/85. अब आपने ना ये फिगर देखना, याद रखना, याद करें वहां पे क्या था, क्लिनिक में क्या था, 140/90 वाज कट ऑफ, ठीक है. 5 का फर्क आ रहा है. तो ये छोटी छोटी बातें जो आपने इस पे नजर रखनी है, दिस वन, ठीक है. इससे कम का ब्लड प्रेशर, अगेन कुछ भी नहीं करना, मॉनिटरिंग है नेक्स्ट 5 के लिए, 5 के लिए सुकून है, ठीक है. अब जो आपका एम्बुलेटरी जो होम बीपी वाला होता है ना, उसकी बेसिस पे यू हैव 2 टाइप ब्लड प्रेशर. आइदर वो स्टेज 1 ब्लड प्रेशर है, दिस वन, यहाँ पे वो स्टेज 2 ब्लड प्रेशर है. अच्छा, स्टेज 2 ब्लड प्रेशर बड़ा आसान है, 150/95 को याद रख लें. इस पे कोई टेंशन नहीं है, बस दवाई देनी है. वी हैव टू गिव देम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन अगर वो स्टेज 2 है, ठीक है. तो सो फार आपका जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर है या होम ब्लड प्रेशर है, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक हो गया. एक वो है जिसमें आपका अंडर 135/85 है, वो मॉनिटरिंग पे चला गया. 150/95 वाले को ट्रीटमेंट देनी ही देनी है ना. जो परेशान करता है वो ये सेकंड वाला है, दिस वन, जिसमें इन दोनों के बीच का ब्लड प्रेशर है. इसमें आपने हर पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन नहीं देनी है. अब ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, वी हैड एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड, और इसमें से सवाल आना ही आना है आपके. उसमें वो बात टेक करते हैं, सिनेरियो दे देंगे, 60 ईयर्स ओल्ड मेल है विद डायबिटीज, ये उसका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, स्टेज 1 डायबिटीज है, सॉरी स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, तो ट्रीटमेंट देनी भी है कि नहीं देनी, ठीक है. पहले तो बीच में आते थे कि अमलोडापिन दो या कैल्शियम ब्लॉकर दो या वो दे दो, एस दे दो. या सबसे पहला तो सवाल है कि देना भी है कि नहीं देना, ठीक है. So whenever you have a hypertension वाला scenario in your exam, your first question that should pop in your head is, should this patient be treated with antihypertensive, yes or no. उसके बाद आपने देखना है कि अगर yes है तो कौन सी एंटीहाइपरटेंसिव, वो तो सेकंड कहानी है ना. पहले ये देखना है कि वाकई दवाई देनी भी है कि नहीं देनी, राइट. तो ये जो 135/85 से लेकर 149/94 तक है, इस वाले में आपने दवाई कब देनी है. जहां पे भी आपको ये 2 स्टार्स नजर आएंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट, दैट हैज बीन टेस्टेड इन द एग्जाम मेनी टाइम्स. अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है, अगर तो एज लेस देन 80 है, ठीक है, तो अब हमने मिलके 5 चीजें याद रखनी है. अगर लेस देन 80 है और इन 5 चीजों में से कोई एक भी चीज है तो वी विल गिव मेडिसिन, अदरवाइज हम मेडिसिन नहीं देंगे. और वो 5 चीजें क्या है, नंबर 1 टारगेट ऑर्गन डैमेज, नंबर 2 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, 3 रीनल डिजीज, 4 डायबिटीज, और 5वां आपका 10 ईयर का जो रिस्क था, दैट इज मोर देन 10%. वो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था वो यहाँ पे आएगा. अगर उस फॉर्मूला के मुताबिक आपका अगले 10 सालों में सीवीडी होने के चांसेस मोर देन 10% है, तब आप इस बंदे को स्टेज 1 वाले को एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, अदरवाइज आपने नहीं देना है, ठीक है. अगर सिनेरियो में लिखा हुआ है कि 71 ईयर्स का बंदा है, किसी किस्म के कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, 10 ईयर का उसका जो ये रिस्क आ रहा है वो 8% है, तो आप क्या करोगे, उसको दवाई दोगे कि नहीं दोगे, यस और नो. नो, थैंक यू. ये चैट बॉक्स कहाँ से बीच में आ गया थोड़े से. हाँ, क्यूरियस भी होता है, बिल्कुल ठीक है. यस, वी हैव मेनी स्कोरिंग. क्यूरियस बेसिकली या वो फिर स्टैटिन्स के हवाले से बड़ा अच्छा है, वो भी आप कर सकते हो. यू कैन डू ये सीवीडी वाला, तो स्कोरिंग बहुत ज्यादा है. द मेन थिंग इज दैट जो आपने वो करना है जिससे आपको ये रिस्क मिल जाए. और आप सबने आंसर दिया नो, तो यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट. इस पेशेंट को आपने दवाई नहीं देनी है, तो दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट. लेकिन अब ये जो अगली चेंज है ना, ये नाइस ने अभी रिसेंटली किया. अब किसी के पास 5 साल पुरानी किताबें हैं ना, उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी, ये वाली, क्योंकि ये इन्होंने रिसेंटली ना 2019 में शायद, 20 में, मतलब ये 4-5 साल ही हुए हैं, उन्होंने इस वाली लाइन को ऐड किया, ये वाला, ठीक है. तो अगर वो लोग जो बुक्स पढ़ रहे हैं जो कि अपडेटेड नहीं है, पुराने एडिशंस पढ़ रहे हैं, उसमें ये वाली लाइन नहीं होगी, एंड यू विल मार्क योर क्वेश्चन रॉन्ग. आप तो सोच रहे होगे मैं तो सही पढ़ के आया था यार, मैं तो सही सवाल अटेम्प्ट किया, पर नो, इट इज रॉन्ग, ठीक है. तो कोई भी बंदा जो कि लेस देन 60 ईयर्स का है, उसका अगर चैट सॉरी जो चैट बस अब आपके उससे ना मुझे वो याद आ गया, सॉरी, सीवीडी रिस्क अगर लेस देन 10% भी है तो भी यू विल स्टार्ट ट्रीटमेंट, ठीक है. यहाँ पे इट वाज मोर देन 10%, सो नाउ इट इज लेस देन 10%, ठीक है.
और जब 40 का जो है ना बेसिकली वो ये है कि आपने ना फिर आपके जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं ना हाइपरटेंशन की, उसके लिए आपने ना स्पेशलिस्ट के बाद भिजवाना होता है। तो ये इसका कोई सवाल नहीं पूछते आपसे वैसे, ठीक है। सो फार इन अ नटशेल, इन अ समरी ऑफ दिस इंपॉर्टेंट स्लाइड, तो जो एम्बुलेटरी और होम जो बीपी थे उसके 3 सिनेरियोज हैं। अगर ब्लड प्रेशर लेस देन 135/85 है, यू हैव टू डू नथिंग, मॉनिटर फॉर 5 years। 150/95 है या इससे ज्यादा है, यू विल ट्रीट दैट पेशेंट। जो बीच वाली कैटेगरी में है, ठीक है, तो आपने 5 चीजें याद रखनी है, ठीक है। उसे कितना अच्छा होता है आप लोग माइक खोल के 5 चीजें बोल देते, मुझे तसल्ली हो जाती। एनी हाउ जस्ट राइट इट डाउन। इफ द एज इज लेस देन 80, look for 5 things. Do they have target organ damage, known CVD, renal disease, diabetes, और the 10-year CVD risk is more than 10%? इनमें से कुछ भी होगा अगर तो उसको आप दवाई दोगे, इसमें से कुछ भी नहीं है तो उसको आपने दवाई नहीं देनी है, ठीक है। ऑल गुड सो फार? ओके, अच्छा ये जो स्लाइड है ना, ये पिछली सारी स्लाइड की समरी है, ठीक है। वो कभी कभी होता है कि आपको उससे याद नहीं हो पा रहा होता है, छोटा छोटा लिखा होता है, तो उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना खोल के लिख दिया। तो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ओके। सो यू हैव टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल प्रिपरेशन में ये वाला था और एम्बुलेटरी में ये है, 5 का फर्क है, ठीक है। और ये वो 5 चीजें जो अभी हमें बार बार रिपीट की हैं। इफ समवन हैज स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड द एज इज लेस देन 80, if they have any one of these following, then you will give antihypertensive medication, otherwise you will not give antihypertensive medications, okay. I hope I was able to hammer this information into your neurons. Okay, now again a very important slide. We have decided yes, this patient needs medicines. Now the question is what kind of medications. So again, nice guidelines have made a very beautiful comprehensive chart. इस वाले को आपने याद कर लेना है. Make a print, put it on your walls. All these stars, इसका मतलब ये सब टेस्ट हो चुके हैं एग्जाम में, प्रीवियसली आ चुका है और आगे भी आएगा। अच्छा ये तो उन्होंने बात ही मुकाई है ना। अगर तो हाइपरटेंशन या डायबिटीज है ना तो कहानी खत्म, यू स्टार्ट एस या फिर अर्ब, ओके। हाइपरटेंशन सिनेरियो, यू लुक एट डायबिटीज, कुछ नहीं सोचना, मस्ट मार्क एस, ठीक है। एस और अर्ब आपने डायबिटीज में देने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपने दूसरी कैटेगरी याद रखना है। इफ दे गिव यू सिनेरियो ऑफ अ अफ्रीकन कैरेबियन बंदा और बंदी इन द सिनेरियो, गिव कैश जनरल ब्लॉकर्स। ये 2 क्लिंचर्स हैं जो आपके सिनेरियो में आपको कहीं नजर आ गया, आपने सोचना भी नहीं है, ठीक है। A B C याद रख लें वैसे तो, या A या C से कुछ ना मॉर्निंग बना ले, तो रिमेंबर दैट। तो ये 2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर कट है। यू हैव अ सिनेरियो ऑफ हाइपरटेंशन, यू हैड योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके इसको दवाई देनी कि नहीं देनी। द आंसर वाज yes that needs antihypertensive medications. Now what medication? डायबिटीज नजर आया, गिव एस और अर्ब। ब्लैक बंदा नजर आया, अब नॉट बीइंग रेसिस्ट और अल्लाह माफ करे, अफ्रीकन कैरेबियन, देन गिव अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ये 2 तो बहुत क्लियर सिनेरियोज हैं। अब तीसरी कहानी आती है एज के ऊपर, दिस मिडिल वन, ठीक है। 55 याद करें, पीछे वाले में हमारा क्या था एज का, 80, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे भी है 55। एज लेस देन 55 यू गिव एस एंड अर्ब्स, एज मोर देन 55 यू गिव अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है गाइस? एनी कंफ्यूजन सो फार? अगर खामोशी इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं है, आई होप। चले, सो वी हैव 4 सिनेरियोज, ठीक है। एक था कि अगर हाइपरटेंशन में डायबिटीज है, उसको एस अर्ब दे दिया। हाइपरटेंशन है इन ब्लैक अफ्रीकन कैरेबियन, उसको हमने कैल्शियम ब्लॉकर दे दिया। फिर एज पे सिनेरियो आते हैं 2, एज लेस देन 55 और एज मोर देन 55। लेस देन 55 पे यू गिव एस इन अर्ब्स, मोर देन 55 यू गिव कैल्शियम ब्लॉकर्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके जो है ना, इस पॉइंट पे आके नाइस गाइडलाइंस ने अगेन, ये भी 3-4 साल ही हुए हैं, चीजें बदली हैं। ओल्ड बुक्स में ये था कि अगर आपको एज से आराम नहीं आ रहा तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड कर दो। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पहले वो ले रहा है, उससे काम नहीं बना तो आप अर्ब ऐप या एज ऐड कर दो। अब उन्होंने चेंज कर दिया, अब उन्होंने थायराइड डायबिटिक यहाँ पे ला दिए, वरना ये पहले नीचे हुआ करता था, ठीक है। और इसको भी वैसे 4-5 साल ही हुए उन्होंने चेंज किया है। सो दैट इज वाई पीपल आस्क मी बुक्स के बारे में, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर वो लेटेस्ट एडिशन है तो फिर तो आप जरूर पढ़ें, अदरवाइज ऑनलाइन बैंक साथ साथ अपडेट हो रहे होते हैं, तो अदरवाइज वो पढ़ें। सो द थिंग इज दैट यू शुड हैव योर लेटेस्ट गाइडलाइंस, वो किसी मर्जी फॉर्म में, वो सॉफ्ट फॉर्म कॉपी भी सकती है, वो हार्ड कॉपी भी सकती है। एनी हाउ कमिंग बैक, अब आपने ये दे दिया और आराम नहीं आ रहा, तो नाउ यू हैव बोथ ऑप्शंस। अगर वो पेशेंट ऑलरेडी एस या अर्ब के ऊपर था
उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, यू कैन आइदर गिव अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अ थायराइड लाइक डाययूरेटिक। वाइस वर्सा विल गो ओवर हेयर। अगर सिनेरियो में लिखा हुआ है ऑलरेडी ब्लड प्रेशर सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, ब्लड प्रेशर अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो ऑपोजिट, इसका जो ऑपोजिट है, मतलब ए से अब दे देंगे या फिर थायराइड डाइट लाइक डाययूरेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहले 4 सिनेरियो थे, उस पर हमने क्लियर किया कि हमने किसको क्या देना है। अब वो ये भी पूछते होते हैं कि अब इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपका सेकंड स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो वो अब इसमें डिफरेंट ये है कि उन्होंने थायराइड लाइक डाययूरेटिक भी यहीं पे ऐड कर दिया है। अब थर्ड स्टेप क्या है? अब उसने एस सॉरी हम इसी को सिर्फ ले लेते हैं, इस वाले को देखते हैं। वो एस भी ले रहा है, उसके साथ हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ऐड कर दिया, अब भी उसको ठीक नहीं हो रहा, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, एस और अ में से कोई एक चीज प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस थायराइड लाइक डाययूरेटिक। ठीक है, मतलब आसान है, इसमें कोई मैं नहीं हाल रॉकेट साइंस। सिर्फ ये है कि आपने ना कभी कभी होता है कि एग्जाम में आप स्ट्रेस में होते हैं तो यू नॉट एबल टू पिक थिंग्स, इसलिए आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस ओवर थिंग्स कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपने पकड़ना है, इससे आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नॉर्मली वो इस ऊपर वाले से सवाल ज्यादा पूछते हैं, ये टॉप वाला है। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड योर क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल, सेकंड स्टेप भी आपको समझ आ गई है, थर्ड स्टेप में भी आपको पता है कि इस अब प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और आप थायराइड लाइक डाययूरेटिक। नाउ स्टेप 4, अभी भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो देन कम्स योर पोटेशियम चैनल। ठीक है, ये वाला, अगर पोटेशियम आपके लेस देन 4.5 है, उस पर आप स्पाइरोलेक्टोन स्टार्ट करोगे, दिस वन। अगर आपकी पोटेशियम लेवल ज्यादा है तो आपके पास ऑप्शन है आइदर अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर यूज करने का। ठीक है, अब कोई बेचारा बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है और उसका अभी भी बीपी काबू नहीं हो रहा, तो उसको हमने रेफर करना है स्पेशलिस्ट के पास। अब हमने कुछ नहीं करना सवाए दुआओं के। क्लियर, परफेक्ट, गुड। ठीक है, तो ये स्लाइड इसमें से तो सवाल आना ही आना, मतलब हाइपरटेंशन का टॉपिक इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, बहुत ही बेचारा ऐसा टॉपिक है जिसको ना बहुत ही क्लिनिक्स में हम बड़ा खराब ट्रीट करते हैं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। आई होप इसके बाद आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और आपके पेशेंट भी सेफ रहेंगे। बहुत रेयरली वो कभी कभी आपसे टारगेट्स पूछते हैं कि अब आपने ब्लड प्रेशर को कि टारगेट्स क्या होने चाहिए कि तो वो ये अब आपने रट्टा लगाना है, इसमें ऐसा कोई वो है नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा, अदरवाइज इसमें से कुछ सवाल ऐसे आता कोई नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके अच्छा, ये थोड़ी सी एक्टिविटी है, ये हम मिलकर कर लेते हैं। आई विल लाइक यू टू बी एक्टिव इन योर चैट बॉक्स। बस सिंपल सिंपल जो हमने भी किया ना कि दवाई देनी है कि नहीं देनी, अगर देनी है तो कौन सी देनी है। ठीक है, नाउ यू हैव अ, पहले हम ये टॉप वाला करते हैं, 48-year-old ब्लैक, ताकि ना कंफ्यूजन आ रहे, हम ना ये टॉप वाला करें, दिस वन गाइस। ठीक है, यू हैव अ 48-year-old ब्लैक अफ्रीकन न्यूली डायग्नोज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब इसको क्या करना है? व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस पेशेंट? दवाई देनी है नहीं देनी? बड़ी खामोशी है गाइस यार। हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? ओ या, गुड गुड गुड, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है, हाइपरटेंशन है। अच्छा, इसमें अफ्रीकन वाला सीन भी था और टाइप 2 वाला भी था, बिल्कुल ठीक, सही है। तो यू गाइस आर परफेक्टली राइट, इसको हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही देना है। सो कमिंग टुवर्ड्स आवर सेकंड सिनेरियो, दिस वन। अब एक 71-year-old वुमन है विद स्टेज 1 हाइपरटेंशन और उसका 10 ईयर का जो रिस्क है वो 8% है। अब इसके साथ हमने क्या शुरू करना है? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं गाइस। हाँ, एग्जैक्टली, नो मेडिकेशन, परफेक्ट लाइफस्टाइल, एक्सीलेंट गाइस, सो यू गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, बिल्कुल ठीक है, इसको हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है और इसको दवाई की जरूरत नहीं है, परफेक्ट। सो नाउ you guys are being super safe both in exam and practices. So now we have this one. So you have a 58-year-old woman with stage 1 diabetes and 10-year risk of 9%. इसके साथ हमने क्या करना है? सेम सेम। अब यहां मैंने थोड़ी चालाकी की थी, दिस इज नॉट द सेम। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम हेयर, मैं यहां जाती हूँ, दिस वन लेस देन 60 के अंदर आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इवन दो इट स्टेज 1, लेस देन 60 पे अगर आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो है वो लेस देन 10 भी है, 10% है, तो भी आपने दवाई देनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर?
ये मैंने जान के थोड़ी चालाकी की थी, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो कि नया है ना, ये हम भूल जाते हैं। एनी कंफ्यूजन जिन लोगों ने सेम सेम कहा था? गॉट इट? परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सो यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट नाउ। अब हम आते हैं इस नंबर 4 की तरफ। यू हैव अ 54-year-old मैन, टाइप 2 डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है। इसके साथ हमने क्या करना है? डू वी गिव मेडिकेशंस, यस और नो? नंबर 4 के साथ क्या करना है? यस, वी गिव मेडिकेशंस। और वाह वाह, अच्छा गए, आपने आंसर भी दे दिया, यस। सो either you give एस, यू गिव बिकॉज डायबिटीज है ना, ठीक है। जहां पे डायबिटीज आएगा वहां पे ए से नर्व आ जाएंगे। परफेक्ट गाइस। सो नाउ वी हैव 39-year-old white woman with no comorbids और स्टेज 2 डायबिटीज है, सॉरी हाइपरटेंशन है। इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? एस, यस, बिल्कुल ठीक है। स्टेज 2 डायबिटीज है, सॉरी स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, भी नो कि हमने ट्रीटमेंट करनी करना है regardless of the age, and चूंकि it's less than 55 years old, so either we give an ACE or we give an herb. Perfect. So now we have a 45-year-old man with stage 1 hypertension and known proteinuric CKD. What do we do? Do we give medicines or not? Stage 1 है। Yes, क्योंकि इसके अंदर वो जो हमने 5 चीजें याद की थी ना, क्योंकि स्टेज 1 है, एज लेस देन 80 है, हमने वो देखे थे 5 चीजों में से कुछ है कि नहीं, तो ट्रीट करेंगे एग्जैक्टली। निम्रा शकील यामीन, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। तो यस, दिस पेशेंट नीड्स ट्रीटमेंट। और चूंकि एज लेस देन 55 है, तो वी विल स्टार्ट विद एन एस एंड एन नर्व। ठीक। यू हैव अ 57-year-old वुमन जिसको हमने एम्लोडापिन दी थी, अब उसको हो गया एंकल स्वेलिंग। उसके साथ हम क्या करें? अब ये थोड़ा डिफरेंट है, आई नो दिस इज ट्रिकी, क्योंकि एग्जाम में ना आपके 30% आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, देन वी हैव मीडियोकर एंड देन वी हैव अ बिट ट्रिकी वन। तो इसमें दिसका इसका आंसर जो है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। आई विल ऑलरेडी कन्फेस दैट। 7 वाले को एज, ठीक है। वो जो हमारी गाइडलाइन थी ना, उसके मुताबिक तो ये बनता है। यस, कि अगर एक बंदे को हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया, रुके मैं वापस यहाँ पे आती हूँ। एक बंदे को हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया और उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हुआ, तो हम क्या करते हैं? या ये करते हैं या ये करते हैं? अच्छा, ये जो सिनेरियो मैंने आपको दिया, उसमें ये बात तो हुई नहीं कि either his blood pressure was controlled or not. It was not about that. It was about that he was having a side effect of calcium channel blocker. So it's not a question about uncontrolled hypertension. Are you getting my point? तो इस पेशेंट को हमने थायजाइड देना, क्योंकि एंकल स्वेलिंग है ना, तो थायजाइड लाइक डायरेक्ट लाइक मेक सेंस, ये स्वेलिंग भी उतना हो जाएगी उसकी। ठीक है, इज दैट पॉइंट क्लियर? सो यू हैव टू बी माइंडफुल। बीच में कभी कभी ये जो हमारे है ना आरसीबी लोग थोड़ी चालाकी करते हैं कि वो आपको देख रहे हैं कि वो जो सवाल है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इट्स नॉट कंट्रोल्ड और अभी मॉनिटरिंग के लिए आया है, ही इज नॉन कंप्लायंट, ब्लड प्रेशर अभी भी हाई साइड बजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज टेकिंग द मेडिकेशन, इज कंप्लाइंट टू द मेडिकेशन, इट्स जस्ट दैट ही इज हैविंग अ साइड इफेक्ट टू दैट मेडिकेशन। अब हमने उसको साइड इफेक्ट के लिहाज से केटर करना है। सो एज अ डॉक्टर, yes, we are following the guideline, but we have to keep an eye on the different tricky situations as well. तो एग्जाम्स में दे कैन ट्रिक यू इन फ्यू क्वेश्चंस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा एवरी क्वेश्चन। ओके, नाउ जंपिंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, अ 67-year-old मैन, ब्लड प्रेशर 150/90 है, डिस्पाइट बीइंग ऑन रेमिप्रिल एंड एम्लोडापिन। इसके साथ क्या करना है हमारा 8वें वाले के साथ? yes, avoid side effect, exactly that's what we're doing now, we are shifting it to thiazide वाला इसके ऊपर के लिए। और शकील साहब, अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं 8 का, तो आप बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। तो ये इसका ये वाला बनता था जो हमने यहाँ पे पढ़ रहे थे कि दो चीजों पे हैं, आराम नहीं आया तो हम इस पे आ जाएंगे। यस, सो नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरटेंशन। परफेक्ट गाइस। ओके, नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन। ओके, मैं पहले से बता रही हूँ।
So we have a 79-year-old woman, Bendraflumetazide पे है 2.5 mg OD पे for last 10 years, 10 सालों से ले रही है। अभी ब्लड प्रेशर इसका 150/94 है, इसका मतलब टारगेट में नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन अदरवाइज अनरिमार्केबल है। एको हुआ था 2 months ago, ये इसकी एको है। इजेक्शन फ्रैक्शन 48% है। मॉडरेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी है और मिनिमल एमआर भी नोटेड है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? या डोज इंक्रीज करेंगे, या थायराइड डायबिटिक को बंद करके आप फ्रुसेमाइड ऐड कर रहे हैं, you add a ramipril, you stop the medicine and you then start ramipril, or you give an amlodipine. Now what do you do with this patient? अब ये थोड़ा सा different है from the algorithm that we tried. Please explain 7 again. I'll do the 7 part, don't worry. पहले इसका सवाल का जवाब दें जो मैं भी लगा हुआ है, then we come back to 7, don't worry. Anyone who wants to answer this one? D and B. C. Okay, it's basically कॉन्सेप्ट ठीक चल रहा है कि हमने इसको रेमिप्रिल देनी है, ठीक है। वो हम क्यों दे रहे हैं, हमारा एस देने का पीछे रैशनल क्या है? कोई रीजनिंग है किसी के पास कि हम इस पेशेंट को, वैसे आंसर जो है सी है, सी इज राइट आंसर गाइस, ठीक है। हम इस पे ऐड करेंगे, इसको बंद नहीं कर रहे हम, ठीक है। हम इसको सी दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? लेफ्ट एग्जैक्टली दिस गाइस, दिस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। जहां भी आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर कम हो रही है, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आपका उड़ रहा है, तो उसमें ना एस का बहुत ही खूबसूरत रोल है। इवन मोर्टेलिटी बेनिफिट है, बहुत अच्छी रीमॉडलिंग में उसकी हेल्प करता है। तो कोई भी ऐसा हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसकी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी चल रही है, उसकी इलेक्ट्रिक प्रेशर कम हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपने ए स्टार्ट करना है, ठीक है। एस, ठीक है, एस एस एस, हाँ बाद में एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठाक सही कह रहे हैं। अगर आपका लेटर ऑन यू कैन ऐड अ बीटा ब्लॉकर एज वेल, परफेक्ट, ठीक है। सो राइट आंसर सी। फातिमा, आप जो 7 क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, उसमें ये था कि हम लोग ना ब्लड प्रेशर की दवाइयां ऐड और सब्ट्रैक्ट तब कर रहे होते हैं ना जब उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आ रहा हो, ठीक है। दैट, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। लेकिन उस सिनेरियो में 7 में ये था कि उस पेशेंट को ना साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए थे। तो हमने क्या करना था कि कोई पेशेंट अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहा है, उसका वेरी कॉमन साइड इफेक्ट है आपका एडीमा स्टार्ट हो जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए रादर टू स्टार्ट देन पेशेंट ऑन एस और अर्ब्स, तो उसमें बेस्ट जो नाइस गाइडलाइंस है वो 2 भी 2019 में ही चेंज हुई है कि उस पेशेंट के अंदर हमने थायराइड लाइक डायबिटिक देना है, ठीक है। वो आपका एडीमा भी खत्म कर देगा अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक। क्लियर फातिमा? चैट का, ठीक है। अच्छा, ये इसके बारे में क्या ख्याल है? सो गाइस, वी हैव जो एस इनहिबिटर्स हैं और एंजियोटेंसिन 2 है, should they be should not be given in a pregnant and breastfeeding woman or who are planning pregnancy. Is this true or false? Yes, absolutely right, this is true, ठीक है। तो हमने माइंडफुल रहना है, हमने बहुत होलिस्टिकली चलना है, ठीक है। कोई ऐसा पेशेंट है, ऊपर किसी सिनेरियो में प्रेगनेंसी नजर आ गई है, तो आपने ये 2 चीजें नहीं देनी है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर सो फार, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है मेरे पास। वी हैव अ 24-year-old फीमेल हु इज 10 weeks into her first pregnancy और उसका ब्लड प्रेशर है 126/82. What normally happens to the blood pressure during pregnancy? Now we are switching towards blood pressure in pregnancy. अब इसमें से आपने सवाल पूछ देख समझ आ गई है कि नॉर्मली क्या होता है, what happens, ठीक है। So falls in the first half of the pregnancy before rising to the pre-pregnancy level. Systolic और diastolic में 10% का राइज होता है। Systolic diastolic में fall होता है about 10 millimeters of mercury. It rises in the first half of the pregnancy before falling to pre-pregnancy level before term, और कोई फर्क नहीं पड़ता, there is no change. तो बेसिकली आपसे ना नॉर्मल फिजियोलॉजी जानना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी में क्या होता है। So which one is the right answer? It's absolutely right, बिल्कुल ठीक है।
तो ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में ये वो है ना, आपकी सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज, और ना आपका सिस्टोलिक से ज्यादा आपका डायस्टोलिक गिर जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। मतलब ना उसमें ये कोई गाइडलाइंस में लिखा हुआ था इस तरह के, जो आपके सिस्टोलिक प्रेशर है ना, वो अप टू 5 to 10 मिलीमीटर का ड्रॉप आता है, और डायस्टोलिक में तक तक ना तकरीबन 10 to 15 का ड्रॉप आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, मतलब ये हो सकता है फिगर पूछ लें आपसे, लेकिन यू शुड नो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर इन, क्या नाम है, ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, ओके। सो सिस्टोलिक में 5 to 10 का ड्रॉप है, डायस्टोलिक में ज्यादा ड्रॉप है, अबाउट 10 to 15 का। और ये जो है ना आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर पे आके आपका वापस ब्लड प्रेशर आपकी प्री प्रेगनेंसी वाले लेवल पे आ जाता है, ठीक है। नाउ ये टॉप वाली बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन, ठीक है। कोई भी पेशेंट जो हाई रिस्क पे है टू डेवलप प्री इक्लेम्शिया, उसको हमने एस्प्रिन देनी है, ठीक है, 12 वीक्स पे टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। दिस पॉइंट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। ना वो आपको ये वाला फैक्ट टेस्ट कैसे करेंगे कि आपको ये पता होगा कि हाई रिस्क पे पेशेंट कौन सा है, तो वो ये 5 पेशेंट्स हैं, ठीक है, इनको आपने याद रखना है, राइट। जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हुई थी, सीकेडी है, ऑटोइम्यून डिजीज है लाइक एसएलई वगैरह, डायबिटीज या क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है, ये चेंज हुआ है रिसेंटली। तो इन 5 में से जो लोग होंगे उनको आपने 12th वीक पे एस्पिरिन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये वाला, कभी कभी ना हमारे पास फैक्ट्स होते हैं जो कि ना आपके आरसीपी के लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वी शुड नो कि वो टेस्ट कैसे करेंगे। अब यहाँ यही तो लिख दिया कि हाई रिस्क को आपने देना है, द क्वेश्चन इज हु इज हाई रिस्क, एंड दिस इज योर आंसर। ये 5 लोग आपके हाई रिस्क पे हैं जिनको आपने एस्पिरिन स्टार्ट करनी है, ठीक है, ओके। जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि सिस्टोलिक मोर देन 140, डायस्टोलिक मोर देन 90। अब इसमें ना नॉर्मली वो चेक ये वाला पार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है, जो टॉप वाली बात हम सबको पता है 140 90 सबको याद है, नींद में भी पूछ कर बता सकते हैं। तो दिस इज जो आरसीपी जो है वो चेक करेगा, वो ये नीचे वाला पॉइंट है कि अगर आपकी जो बुकिंग की रीडिंग थी उसके लिहाज से मोर देन 30% सिस्टोलिक का बढ़ गया है और मोर देन 15 डायस्टोलिक बढ़ा है, तो भी उसको हम हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी बोलेंगे, राइट। अब इसमें 3 सिनेरियोज होते हैं, या तो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन की पहले से चल रहा था, या उसको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन हुआ है, या प्री इक्लम्शिया है। ये 3 डेफिनेशन उनको पूछने का बड़ा शौक है, डिफरेंशिएट के उसको सबसे अलग कैसे करना है। तो somehow they like to ask this so if they like us, so we have to know the answer to that, ठीक है। तो प्री प्रेगनेंसी में जो आपने बेसिकली याद रखना है ना इन दोनों का फर्क, वो ये है 20 वाला बस। अगर ब्लड प्रेशर आपको 20 वीक से पहले है तो दैट इज प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, अगर 20 वीक के बाद हुआ है दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, 20 बिफोर एंड आफ्टर। और दोनों सिनेरियोज में ना कोई प्रोटीन यूरिया हो रहा है ना कोई डीमा शीमा चल रहा है, ठीक है। बस हाई ब्लड प्रेशर है मोर देन 140/90, कट ऑफ 20 याद रखें, बिफोर 20 इज प्री एग्जिस्टिंग, आफ्टर 20 इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। जो तीसरा सिनेरियो है उसमें से भी सवाल लाजमी आता है, लाइक टू आस्क प्रीक्लेम्शिया, ठीक है। तो यू शुड नो द डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन चेंज की है, देखिए अब आप इतने से मैंने अभी हमने टॉपिक से कितने पढ़े हैं और आपको अंदाजा हो रहा है कि कितनी चीजें चेंज हो रही है, थिंग्स आर इवॉल्विंग वेरी क्विकली, सो वी हैव टू बी वेरी अप टू डेट विद आवर गाइडलाइंस। अब वो कहते हैं प्रीक्लेम्शिया में ब्लड प्रेशर तो ज्यादा है ही है आफ्टर 20, उसके साथ वी नीड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। या तो प्रोटीन यूरिया हो और इनमें से कुछ एक हो, रीनल इनसफिशिएंसी की कुछ निशानियां, मतलब आपका फैट खराब हो रहा है, लिवर इन्वॉल्वमेंट, आपके ट्रांसअमाइनेजेस ये ऊपर जा रहे हैं, राइट। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, पेशेंट अल्ट्रासेंसोरियम के साथ आ रहा है, सिवियर हेडेक्स हैं, डिप्लोपिया है, ब्लड विजन चल रही है, हेमाटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट कैन गो इनटू डीआईसी, हेमोलिसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। सो थिंग्स आर चेंजिंग, आइदर इट्स गोइंग टू बी ब्लड प्रेशर, ये ऊपर तो है ही है आफ्टर 20, एंड इट शुड बी कोएग्जिस्टेंट ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। प्रोटीन यूरिया के उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज दिए हैं, ये आपने डाटा लगाना है, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है, अब आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन यूरिया भी लाजमी नहीं है, हो सकता है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर हो और साथ उसकी क्रेटिनिन हाई जा रहा है और प्लेटलेट्स भी कम है, तो भी ये प्री क्लेम्सी की तरफ जा रहा है, हम उसमें बेशक ढूंढ रहे होंगे प्रोटीन यूरिया है कि नहीं,
सो डोंट लुक फॉर जस्ट प्रोटीन यूरिया। ये वो हम गलती करेंगे सिनेरियो के अंदर कि हम इस पेशेंट को प्री इक्लेम्पसिया लेबल करने के लिए प्रोटीन यूरिया धो रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज खराब हो और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, तो भी आपने प्री इक्लेम्पसिया ही लेबल करना है। ये बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्री इक्लेम्पसिया हम तब लिखेंगे हमें प्रोटीन यूरिया नजर आएगा। यस वो होगा, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि और इसमें से भी कुछ खराब होगा तो भी प्री इक्लेम्पसिया। ओके, इज दैट क्लियर? Kindly explain why ACE can't be used during lactation period. ओके वैसे तो अच्छा, इस पे मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको ना डॉक्टर शकील इस वाले पॉइंट पे ना इसका रैशनल पीछे क्या है ये मैं देख के ना आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूंगी मेंशन। ठीक है, डन डॉक्टर शकील, आई होप यू गेट माय मैसेज। ओके, यस, हाँ यस, अगर आपका इस प्रीक्लेम्सिया के लिए यस था लाइबा तो वेरी गुड। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमें वो पुरानी आदतें छोड़नी होंगी और प्रीक्लेम्सिया में लाजमी प्रोटीन यूरिया ही ढूंढे। इट कुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज फोर फंक्शन एज वेल। सिम्टम्स पे नजर रखना है। ठीक है, डिप्लोपिया चल रहा है, ऑल्टरनेट मेसेजेस है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं मरीज, तो भी आपने प्रीक्लेम्सिया के बारे में सोचना है। ओके ओके, सारे जो ट्रीटमेंट्स है ना, बेशक वो प्री वाला है, वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, जिस किस्म का भी आपका वो है ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, सबका ट्रीटमेंट ये तीन बातें हैं। रिमेंबर दिस। ठीक है, सबसे पहले आपने लिबिटोलॉल देना है। लिबिटोलॉल सूट नहीं किया आपने फिटिपिन दोगे, वो भी सूट नहीं की तो फिर आपका थर्ड लाइन है मिथाइल डोपा। अच्छा, लिबिटोलॉल हम किस में नहीं देते? एनीवन? लिखा है ना whom it is not suitable for, so हम किस पे नहीं देंगे लिबिटोलॉल? एनीवन? एस्थमा, जबरदस्त। ठीक है, तो वो पेशेंट जो ब्रोकन स्पैज के साथ है उसके हम नहीं देंगे। अच्छा, एक और ट्रिकी बात है, डज एनीवन नो कि हम मिथाइल डोपा जल्दी बंद कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मिथाइल डोपा हम पोस्ट प्रेगनेंसी ना दें, पोस्टपार्टम में ना दें। वो क्यों है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एग्रीवेट करता है ये। एग्जैक्टली, परफेक्ट गाइस। ठीक है, so that's why we try to stop this after pregnancy की टर्मिनेशन के बाद we want to switch them to other medications। ठीक है, so तो you should know कि आपको ना वो सिनेरियो भी दे सकते हैं, एजमा का सिनेरियो दे दिया, बीच में ऑप्शन दे दिए, हमने कहा जी फर्स्ट है तो लिबिटोल होता है, फौरन लिबिटोल लगा दिया। नहीं, बी माइंडफुल कि कोई बीच में क्लिंचर तो नहीं है कि वो नेफिडेपिन पूछना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, सो लेकिन वैसे ही जनरली आप रटा लगा रहे हैं इसको, फर्स्ट लाइन लिबिटोल, सेकंड नेफिडेपिन, तीसरा मिथाइल डोपा। ठीक है, अच्छा क्लेम्शिया की ये स्लाइड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीजर्स के साथ होगा, या हम सबको पता है, मैग्नीशियम सल्फेट वी ऑल नो। सही है, अब वो पूछते क्या है, उनको भी पता है कि हमें क्या पता है। ये जो ये वाली बात है ना, दिस वन, ये वो पूछते हैं कि मॉनिटरिंग में क्या करना है। ठीक है, क्योंकि दे नो व्हाट वी नो एंड दे आल्सो नो व्हाट वी डोंट नो, राइट? सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने किसी पेशेंट को मैग्नीशियम चला दिया ना, तो बंदा बढ़ा के ना नर्स ने बैठ के ये चार चीजें देखनी है। यूरिन आउटपुट कैसा है, रिफ्लेक्सेस कैसी हैं, रेस्पिरेटरी रेट एंड सैचुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, if this patient is going to respiratory depression because of magnesium sulfate, we will give calcium gluconate to this patient। okay, तो इसमें से इस स्लाइड में से चार बातें याद रखें कि सीजर्स होंगे तो आपको एक्लेम्शिया हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया। थर्ड आपने याद रखना है कि मॉनिटरिंग कैसे करनी है। चौथी बात आपने याद रखनी है कि जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो मेडिसिन कौन सी देनी है। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। So now we have a 32-year-old female जो आपके पास आई है, 8 मंथ की हिस्ट्री है, प्रोग्रेसिव वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, एसओबी है जो प्रोग्रेसिवली वर्स हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटीग है, वेट गेन है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन भी नहीं है, एग्जामिनेशन की कार्डिक है, साइनोसिस है जी, एडीमा भी है, चेस्ट एक्सरे पे कार्डियोमेगली मिल गई, आपको डायलेशन मिल गई है अपनी पल्मोनरी आर्टरी से भी, आपको किया आपको वहां पे रेस पल्मोनरी आर्टिकुलर प्रेशर मिल गया, मतलब डायग्नोसिस आपको मिल गया। ठीक है, राइट, वी नो दिस इज सिनेरियो ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सवाल वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन स्टेज ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन? बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड, एस्पिरिन, रेमिप्रिल, प्रोस्टासाइक्लिन और बिसोप्रोसोल।
So basically they want to test, do you know your basics about pulmonary arterial hypertension? So guys, क्या आंसर है? A, B, C, D और E? वाह वाह वाह, आप बहुत तैयार हैं. डॉक्टर की लाइबा, एग्जैक्टली, यू गिव अ प्रोसेस साइक्लिंग, परफेक्ट. दैट वाज द राइट आंसर गाइस. ठीक है, जो जिन्होंने आंसर नहीं किया, सो या दैट वाज द राइट आंसर. ठीक है, सो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. इसमें जो सवाल आने ही आने, आई हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है. कभी कभी यू हैव टू पिक के पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो उसमें वो क्लूज होंगे. सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद रखें अपने लिए, अपने इल्म के हवाले से. यू शुड नो दैट योर रिस्पिरेटरी मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है ना, रेस्टिंग मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मोर देन 25, इसका मतलब है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है. ठीक है, अब क्लिंचेस क्या है? सिनेरियो में मिडिल एज फीमेल होगा, इस पे कॉमन होता है. मिडिल एज फीमेल, वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सर्शनल डिस्निया गाइस, दिस इज सो इंपॉर्टेंट. हर चीज एक्सर्शन पे है. एक्सर्शनल डिस्निया, एक्सर्शनल चेस्ट पेन, तो उसमें उन्होंने ये आपको क्लिंचर दिया होगा. ठीक है, बाकी फीचर्स भी इस वाले में भी थे, चेस्ट पेन, एडीमा, साइनोसिस. अब ये वाली लाइन है ना, आखिरी वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाउड P2, लाउड P2 बहुत पसंद है, मतलब ये इतनी दफा पूछ चुके हैं ना आरसीबी वाले, और ये बार बार रिपीट भी होता है. ठीक है, सो जो सवाल आ रहे होते हैं, इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो थीम्स आते हैं एग्जाम में. जेवीपी रेज होगा विद प्रोमिनेंट ए वेव, ट्राइकस्पिड रीगर्ज हो सकती है. ठीक है, तो ये वो क्लिंचेस हैं जिनके अंदर, सबके अंदर मैंने स्टार लगाए हुए हैं, जो सिनेरियोज में आते हैं. दैट विल हेल्प यू पिक द डायग्नोसिस. डायग्नोस्टिक क्या है? यू डू अ राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, जैसे उसमें. ठीक है, एक्स में भी यू कैन हैव योर प्रेशर रेज, बट दिस इज डायग्नोस्टिक. ठीक है, अब पेशेंट को ये तो पता चल गया कि पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, अब करना क्या उसका? ओके, हाँ, सबसे पहले कॉजेस कर लेते हैं. सो डब्ल्यूएचओ ने ना ये 5 कॉजेस बताई हैं. ठीक है, हम जो कर रहे हैं ना अभी, वो सिर्फ टॉप वाली कर रहे हैं, जो कि इडियोपैथिक है. और इस इडियोपैथिक वाले में भी उन्होंने कभी कभी फैक्टर्स दिए होते हैं कि HIV, कोकेन, फेनफ्लुरामाइन, ये भूख वाले जो होते हैं, जो खा रहे होते हैं लोग, जिन्होंने को एनोरेक्सिया वगैरह टाइप चीजें होती है ना, ये मेडिसिन ले रहे होते हैं. सो ये जो है ना क्लिंचेस हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं टॉप वाले के लिए, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के. ठीक है, ग्रुप 2 बेसिकली आपके हार्ट की डिजीज की वजह से है. ग्रुप 3 आपके लंग की डिजीज की वजह से है. ग्रुप 4 क्लॉट्स की वजह से है. और 5 अनक्लियर, इनको भी नहीं पता, हमें क्या पता होगा. एनी हाउ दैट वाज अ जोक. सो बेसिकली जो पार्ट 1 के लेवल पे ना, वो ज्यादातर ना ये टॉप वाला पूछते हैं, इडियोपैथिक वाला. ठीक है, उसमें आपको ना ये रिस्क फैक्टर्स पता होना चाहिए. तो वो कोई भी क्लिंचेस रहते हैं, आधे वो क्लिंचेस होंगे ये वाले, कि प्रेजेंटेशन कैसी है, यंग फीमेल, एनर्जेटिक मेडिकेशन खा रही है, एक्सर्शन डिस्निया हो गया है, लाउड P2 है, क्या हो गया उसको. तो ना आपको अंदाजा हो गया किस तरह वो रिस्क फैक्टर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमें समझ आ गई कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है. अब उसकी वजह ना ये चीज है, एक्यूट वेजोलेटर टेस्टिंग होती है. अब दिस इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट. अब बेसिकली वो आपको वेजोडायलेटर देते हैं. ठीक है, रिस्पॉन्स देने के लिए. अब वो जो वेजोडायलेटर रिस्पॉन्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू गिव IV एपोप्रेसोनॉल, या फिर इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, जब उन्होंने ये दे दिया, तो नाउ दे लुक फॉर कि वहां पे रिस्पॉन्स कैसा है, प्रेशर जो थे पल्मोनरी वो गिरे कि नहीं गिरे. ठीक है, मतलब या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा या नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा. अच्छा, ये जो है ना, वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स तब बोलते हैं जब मीन आर्टेरियल प्रेशर का जो ड्रॉप है वो मोर देन 10% है, और इतना ड्रॉप हो जाए कि एटलीस्ट वो 40 नीचे गिर जाए. ठीक है, दिस इज समथिंग यू शुड नो. क्योंकि सिनेरियो में क्या करते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया, वेजोडायलेटर टेस्टिंग की हमने, पहले प्रेशर था उसका 45, अब उसका हो गया है 30, या पहले 45 था अब हो गया 42. सही है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल सके कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमने किसको कहना है. तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमने उसको कहना है जब मोर देन 10 का ड्रॉप हो और एटलीस्ट 40 नीचे आ जाए. ठीक है, अगर सिर्फ 45 से वो 42 हो गया, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है. सही समझ आ रही है सोफा गाइस? अच्छा, मजे की बात बताऊं, एटलीस्ट मतलब मेरे लिए तो ये था, जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, तो ऑनेस्टली
जो ये वाला स्लाइड आई है ना, इट वाज सो एलियन टू मी। मुझे इसमें से किसी एक दवाई का नाम नहीं आता था। मैं आई वाज दैट डम एट दैट टाइम। सो इफ देयर आर पीपल अमंग अस जिनको ये दवाइयों के नाम नहीं पता, जिनको ये एलियन लग रहा है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, हम सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जिससे मैं आपसे पहले भी अपने फर्स्ट सेक्शन में बात की थी। वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। गैप्स होते हैं, कार्डियोलॉजी में काम नहीं किया होता, एमओ है, नई नई हाउस जॉब की हुई है, ओपीडीज कर रहे हैं, वार्ड में बैठे हुए हैं, नहीं देखा पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट, तो क्या हो गया? ठीक है, लास्ट में तो हर किसी ने देखा हो। सो देयर कुड बी अ चांस दैट दिस टॉपिक कुड बी वेरी डिफरेंट फॉर यू गाइस। एब्सोल्युटली नॉर्मल, एटलीस्ट यू आर डीलिंग द न्यू थिंग्स हेयर। ठीक है, डीलिंग न्यू थिंग्स हेयर इज फाइन, वी शुड नॉट बी डीलिंग न्यू थिंग्स इन द एग्जाम। ठीक है, तो इफ यू फील कि दीज आर ऑल फॉरेन लैंग्वेजेस, एलियन लैंग्वेजेस, डू नॉट शाई अवे, टेंशन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। And if people know about it already, kudos to them, bravo. ठीक है, so here coming back to the scenario. So अब पहली बात तो ये कि हमें ये पता चल गया कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। हमने उसकी वेदोलेटर टेस्ट भी कर दिया। वो टेस्ट कैसे किया हमने? या तो हम आईवी एपोप्रेसिनोल देंगे या फिर उसको इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे। आगे से दो नतीजे निकलेंगे, एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि उसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो प्रेशर था वो ड्रॉप हुआ। अब उस वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिसमें उन्होंने आपको ये सिनेरियो दिया होगा, ओके यू हैव अ 40-year फीमेल, प्राइमरी हाइपरटेंशन थी, वेजोडाइलेटर टेस्टिंग किया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट। तो याद रखना है, रट्टा लगा लें कि जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसको हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है। यहां तक क्लियर है गाइस कि नहीं? वैसे बता दें यहाँ पे यस और नो करके, ताकि थोड़ा हौसला हो जाए मुझे भी। क्लियर सो फार? यस, परफेक्ट। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि वी हैव अ पेशेंट, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, टेस्ट किया, नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब उसको क्या दवाइयां देनी है? तो वो ये हैं, ये तीन नीचे वाले। ठीक है, तो नॉर्मली इसके सवाल आते हैं, दे लाइक टू आस्क दिस। ठीक है, अब जो नेगेटिव रिस्पॉन्स वाले लोग हैं उसके पास बस तीन ऑप्शन है। एक प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स है, जिसमें आइलोप्रोस है, ट्रेप्रोस्टोनिल है। ठीक है, ये प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग के बारे में बस एक बात याद रख लें कि वो पेशेंट जिनके अंदर ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा है, या ऑलरेडी उनकी ना हार्ट के इश्यूज है, मतलब कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, कोई हार्ट फेलियर चल रहा है, तो उनके अंदर ये नहीं देना। ठीक है, अगर सिनेरियो में एडेड ये भी चल रहा है तो डू नॉट गिव अ प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग। अगर आप कहीं नोट्स पर आए कहीं लिख लेंगे कहीं साइड। ठीक है, जिनके अंदर इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क हैं, सही है, डिकम्पसेटेड हार्ट फेलियर चल रहे हैं, वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, उसमें आपने प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग नहीं देना। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव आवर एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एंटागोनिस्ट है। अब इसमें दो कहानियां हैं, आइदर वो नॉन सिलेक्टिव है बुसेंटॉन, या पे वो सिलेक्टिव है एम्ब्रेस्टिनॉन। ठीक है, अगेन गाइस, इफ दीज वर्ड्स फील एलियन टू यू, डू नॉट वरी। जब आप अपने क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे ना सवाल प्रैक्टिस करने के लिए, ये सवाल इतनी दफा पूछा हुआ है कि आपको नींद में भी याद हो जाएगा। पास मेडिसिन वालों ने ये सवाल कितनी दफा पूछा है, लिटरली कोई 40 सवाल तो सिर्फ इस एक टॉपिक के हैं। घूम घूम के पूछा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या मतलब कौन सी दवाई देनी है, टेस्ट कैसे होना है, सिम्टम्स क्या है। तो यू विल लर्न दिस एट द एंड ऑफ कार्डियोलॉजी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, और सर बुसेंटॉन के हवाले से भी याद रखें कि ये जो है ना, इट्स वेरी नोटोरियस टू हार्म यू लिवर। ठीक है, और जो आपके सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है ना, उसका आपने याद रखना है कि दे आर टेट्राजेनिक। ठीक है, इवन है दोनों ही, मतलब ये दोनों ही है, पर नॉर्मली वो उसको पूछना पसंद करते हैं, अदरवाइज दे बोथ आर टेट्राजेनिक। देन वी हैव आवर फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर सिल्डेनाफिन। सिल्डेनाफिन का हम सबको पता है कि हमारी कोशिश होती है, नहीं भी पता तो भी है, टेंशन नहीं है, कि वो नाइट्रेट, क्योंकि ब्लड प्रेशर का है ना, तो नाइट्रेट के साथ नहीं देते हम। सही है, हाइपरटेंशन करा देगा सिग्निफिकेंट किस्म की, तो उनके साथ आपने ये नहीं देना। सही, सो नाउ वी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, वी नो कि हमने पेशेंट पिक कैसे करना है, मिडिल एज फीमेल, नॉन HIV, या कोई एनोरेक्सिक ड्रग ले रही है, एक्सर्शनल डिस्ट्रिया हो रही है, एग्जामिनेशन पे P2 लाउड है। तो नाउ यू हैव आइडिया कि ये कहाँ जा रहा है, ये है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आपने उसको टेस्ट करना है वेदोडाइलेटर। वो कैसे करते हैं? दो चीजें देनी है,
वो दो चीजें क्या हैं? IV, एपोप्रेस्टोनॉल, काइंडली रिपीट इन होम टू अवॉइड। या श्योर, मैं वो भी उस पे आ रही हूँ। I'll just be recap the previous, तो मैं इस पे वापस आती हूँ, ठीक है? खैर, कमिंग बैक टू दैट, हम कहा थे, हाँ, टेस्ट किया हमने। वो टेस्ट कैसे करना है हमने वेज़ोडाइलेटर, एपोप्रेस्टोनॉल IV या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड इनहेल। उसके आगे से दो रिजल्ट आएंगे, आइदर इट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स और इट्स नेगेटिव रिस्पॉन्स। वो लोग जिनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं। जिनका नेगेटिव रिस्पॉन्स है, इसमें तीन ऑप्शंस हैं: प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग, एंडोथिलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। अच्छा, सवाल क्या था? सॉरी, अवॉइड प्रोस्टासाइक्लिन किसके अंदर हमने अवॉइड करनी है? प्रोस्टासाइक्लिन हमने उसके अंदर अवॉइड करनी है जिसके अंदर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, ठीक है? या हार्ट के बहुत बड़े मसाइल हैं, डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर है, कोई वैस का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके अंदर हम ये नहीं देते, ठीक है? प्रोसेस एनालॉग्स उसके अंदर नहीं देने हमें। I hope things are clear. A quick question. So now we have a 56-year-old man undergoing investigation of suspected pulmonary arterial hypertension. After a recent admission to the hospital with exertional dyspnea और उसको chest pain है, echo किया है, dilated right ventricle है, pulmonary arterial pressure 52 है। अब हमने उसका हमने वही हम टेस्ट की बात की, वेज़ोडाइलेटर टेस्ट किया हमने विद इनहेलेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब उसका प्रेशर जो है पहले 54 था, ठीक है, अब 36 हो गया। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि इज इट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और इज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स? पहले तो ये बताएं। इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक्सीलेंट। इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो क्या देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बस जी, आप तो एक्सपर्ट्स हो गए हैं, मतलब आप तो कल जाके पल्मोनरी हाइपरटेंशन ट्रीट करना शुरू कर दें। परफेक्ट। सो नाउ यू हैव द आइडिया हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ओके? नाउ यू हैव अ 53-year-old woman again visiting pulmonary hypertension clinic। इसका मतलब पुरानी पेशेंट है। She's experiencing worsening shortness of breath after starting medication. As a result, अच्छा, शुरू में इसको हमने क्या दिया था? tadalafil दिया था और बुसेंटॉन दोनों दिए थे। अब उसको लिवर का रोला हुआ, सॉरी, लिवर के फंक्शन के मिसाइल हो गए, तो ये ना बुसेंटॉन के साथ रिलेटेड है दिस वन। तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया विद एम्बेरेस्ट्रॉन। अब वो पूछना ये चाह रहे हैं कि इस वाली जो नई दवाई है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इज इट A, B, C और D? Excellent, Dr. Nikki, Laiba, Shiki. It's an endothelial receptor A antagonist. Yes. So now you have a very clear idea कि how they can ask the question. Either they will ask you to diagnose the patient, or treat the patient, or what's the mechanism of action, what's the next step. तो इस तरह की वो 4-5 तरीकों से घुमा के आपसे एक ही चीज पूछ सकते हैं, ठीक है? Okay, last question on this one. A 62-year-old man under regular review in the respiratory clinic after a recent diagnosis of pulmonary hypertension. CT थोरैक्स में कुछ भी नहीं निकला। acute vasodilator टेस्टिंग की नेगेटिव रिस्पॉन्स था। इनिशियली उसको हमने आइलोप्रोस दी है, थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट में बेहतर हुआ है। तो व्हाट मेडिकेशन कुड बी यूज्ड अलोंग विद आइलोप्रोस? इसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं? A, B, C और D? बुसेंटॉन, डिल्थियाज़म, एपोप्रेस्टोनॉल, नेफिडापीन और ट्रेप्रोस्टोनिल। चैट पे क्या चल रहा है? एग्जैक्टली डॉक्टर निकी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तुमने वैसे नहीं दिया ना, नेगेटिव रिस्पॉन्स, वो तो निकल ही गया। एप्रोपेस्टोलॉल का तो ट्रीटमेंट में रोल ही नहीं है, वो तो वेंटिलेशन करा रहे हैं, ठीक है? ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है? और अगेन हमें एक और ये भी नहीं देना साथ इसके। सो द राइट आंसर इज बुसेंटॉन। वेरी गुड। So guys, are things clear so far? कहाँ गया हमारा चैट? यस, थैंक यू सो मच। वैसे तो हमारा घंटा पूरा हो गया है।
So guys, do you want me to continue? क्या आप लोगों क्या वो है schedule? Otherwise, I was planning to have a 1 hour free session. So we have 1 hour done. We can continue for 10 or just next topic complete कर लेते हैं, and then we'll call it a day. ठीक है? So we have a 38-year-old with no past medical history, refer to the clinics, abnormal ECG finding, long QT confirm हो गया जिसकी ECG पे, ठीक है? On further question, the patient reported that father had a heart condition. Although he does not know the specific diagnosis, he has experienced syncope because of exertion. Exertion simply very very important. कोई भी syncope के पास scenario है, even clinics में कोई exertion syncope के साथ आ रहा है, उसको आपने investigation के बगैर नहीं भेजना. Exertion on syncope is very very bad. Always rule out cardiac causes before labeling vasovagal or anything else. ठीक है? So exertion based syncope is very important. Anyhow, coming back to the scenario, the patient is started on a beta blocker और प्लान है टू डू एन आईसीडी. अब वो बेसिकली आपसे मैकेनिज्म पूछ रहे हैं. अ लॉस ऑफ व्हिच फंक्शन इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम? एवी नोड, कैल्शियम चैनल्स, पोटेशियम, एसए नोड और सोडियम चैनल्स. कहाँ का मसाइल है? पोटेशियम. और किसी ने क्या स्लो पोटेशियम. माशाल्लाह, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग वेरी गुड. बिल्कुल, तो यही इसका आंसर है, पोटेशियम चैनल्स. ठीक है, एब्सोल्युटली राइट. सो दिस इज अ जो आपकी लॉन्ग क्यूटीज हैं बेसिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं. इसमें डिलेड रिप्रोडक्शन होती है. अब ये जो पॉइंट जो मैंने रेड में लिखा है ना, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई दीज पेशेंट्स आर जो क्यूटी वाले हैं ना रिस्क पे क्यों हैं? बिकॉज दिस पेशेंट कैन गो इनटू वीटी टू सेट द पॉइंटर्स. ठीक है, सडन डेथ, कोलैप्स. सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई ट्राई टू पुट इट इन रेड, खतरे की निशानी, कि दीज पेशेंट्स कैन डिटेरियोरेट लाइक दिस. ओके. और बिल्कुल इसके अंदर आपके जो स्लो डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल उनका मसला होता है. एंड जस्ट फॉर आवर नॉलेज, हम किसी को क्यूटी प्रोलॉन्ग तब लेबल करेंगे against more than 430 in men and 450 in females. ठीक है, just to know your basics. इसी में हाईलाइट किया था कि you should know your basics कि when to label someone with long QT. So आपको अपने QTs के levels पता होने चाहिए. Now this box is so important guys. ठीक है, और this is tested many times. बहुत पूछते हैं ये लोग. They love to ask this one. जो मैंने green में हाईलाइट किया है, this is from past medicine. तो दे लव टू आस्क दिस के किस में डेफनेस होती है, किस में डेफनेस नहीं होती है. तो रमोंडा वार्ड में डेफनेस नहीं होती है. ठीक है, और जेएलएन में डेफनेस होती है. तो ये वो चीज है जो कि कभी कभी एग्जाम में हम भूल जाते हैं. तो इफ समवन हैज अ गुड निमोनिक टू रिमेंबर दिस, तो प्लीज शेयर इट. माय वॉइस इज लो, वेरी सॉरी. कैन यू हियर मी नाउ? इज इट लाउड इनफ नाउ? इज एनीवन एल्स आल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट माय वॉइस इज लो, या अभी भी हुआ है? हेलो Heather, noise like you can't hear me. It's okay. It's clear. Perfect. Perfect. Thank you. Okay. So yeah, if someone knows a good mnemonic to remember this, to please share in the groups or in the chat box to help your colleagues as well. So, जेरल नेल्सन के अंदर आपकी डेफनेस है, रमांडा वॉन्ड में आपकी डेफनेस नहीं है. Somehow RCP loves to ask this one. ड्रग्स का आपको पता होना चाहिए कि which drugs can cause long QT. ठीक है, सुटेलॉल, एमियोड्रोन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, SSRIs, मेथाडोन, क्लोरोक्विन, टर्फिनाडीन, एरिथ्रोमाइसिन, हेलोपेरिडोल, ऑनसेट्रॉल. अच्छा गाइस, जो सेकंड वाली बात है ना, ये वाली, आई जस्ट वांट यू टू बी सेफ. डॉक्टर्स, हमेशा आपको लगता होगा कि मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करती रहती हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट वी हैव टू बी सेफ. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जो कि ऑलरेडी SSRIs ले रहा है. ठीक है, या कोई एंटी डिप्रेशन ले रहा है, आपके पास आया है वो फ्लू के साथ. ठीक है, आपने उसको एक एंटीहिस्टामिन भी पकड़ा दी, साथ किसी चीते ने उसको एरिथ्रोमाइसिन भी पकड़ा दी. अब आप सोचें उसके साथ क्या हो रहा है, उसका क्यूटी कहाँ जा रहा है, मतलब वो तो जा ही रहा है. सो नाउ यू नो, whenever we are prescribing even a simple medicine, हमें तो लग रहा होगा यार हमने तो सिंपल एंटीहिस्टामिन दे दी थी, कुछ नहीं हुआ, पर नहीं. तो आपने अपने पेशेंट को होलिस्टिक लेके चलना है. एक्सप्लोर एवरीथिंग, ऑलवेज एक्सप्लोर देयर पास्ट मेडिकेशंस, ऑलवेज एक्सप्लोर देयर पास्ट डिजीजेस, इंटरेक्शंस पे नजर रखें. वी somehow do not डू दिस ना, हम इंटरेक्शंस पे नजर नहीं रखते. ठीक है ना,
Romano, no. Oh yeah, this is a good one. इसमें no. Good morning. Thank you, Asher. So guys, so I was saying कि please be mindful, take time with your patient. I know हमारे पास कभी कभी ऐसी ओपीडीज होती है कि पीछे 50 मरीज शो डाल रहे होते हैं, पर कभी कभी हमें अंदाजा होता है कि नहीं यार इसकी इस पेशेंट में नजर रखनी है, तो उसकी दवाइयों पे इंटरेक्शन पे नजर रखें. हम इंटरेक्शन पे नजर नहीं रखते हैं. तो सिंपल इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज 3 4 दवाइयां वो इकट्ठे खा रहा है जो क्यूटी प्रोलॉन्ग करे, तो दैट पेशेंट के गो टू इनटू वीफी एंड टोसाइटिस. अब सोचें, ठीक है. दूसरी इलेक्ट्रोलाइट्स पे उनको बहुत पसंद है पूछना. हाई सारा कुछ कम कम है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया. सो ये भी कैन लीड टू लॉन्ग क्यूटीज. ठीक है. नाउ सो यू हैव योर एक्वायर्ड कंडीशन एंड यू हैव योर कंजेंटल. कंजेंटल में मेरे पास दो हैं, एक विद डेफनेस है, एक विदाउट डेफनेस है. रिमेंबर योर ड्रग्स फॉर द एग्जाम एंड फॉर योर क्लिनिक्स एज वेल. ये कौन सी कॉम्बिनेशन नहीं देनी है. एंड रिमेंबर द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम अदर कंडीशन दैट कैन प्रोलॉन्ग योर क्यूटी. और हम इस पे नजर क्यों रख रहे हैं, वी ऑलरेडी नो दैट द पेशेंट कैन गो इनटू वेंटिलेटरी टैकिकार्डिया. सॉरी आगे नहीं जा रहा. ओके हाँ. ओके सो जो हमारे लॉन्ग क्यूटीज है 1 2 3. ना दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस. इसको आपने ना ये लेकिन ये सिर्फ एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिक्स में पकड़ना मुश्किल होगा. मतलब या तो बहुत अगर आप हैं इतने जीनियस तो यू कैन पिक इट अप इन द क्लिनिक्स एज वेल, लेकिन क्वेश्चन भी वो आपसे जरूर पूछते हैं. तो ना ये सिनेरियोज हैं. जो 1 वाला है उस पे एक्सर्शनल सिनकोपी है स्विमिंग के ऊपर, 2 इमोशनल डिस्ट्रेस है, और 3 रेस्ट है. ठीक है. तो देखिए ट्रिगर सबकी अलग अलग है. लेकिन आस्क यू दिस, सो QT1 वाला जो है स्विमिंग, 2 इमोशनल स्ट्रेस एंड 3 ऑन रेस्ट. नाउ ट्रीटमेंट आपका ये 3 ही बातें हैं. रूल ऑफ 3. आपने वो दवाइयां अवॉइड करनी जो क्यूटी बढ़ा रहे हैं. यू गिव अ बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर. दे कैन आस्क यू द फर्स्ट लाइन एंड हाईएस्ट पे आपने आईसीडी डाल दी. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट guys. I think let's call it a day because we are above our 1 hour. बाकी कुछ चीजें रहती हैं, मतलब अब कार्डियोलॉजी बहुत रहती है. So we can do that in our course inshallah. This was just to give you guys an idea what to expect from our course. If you are interested तो वो ज्वाइन करें. So far अगर किसी सवाल है तो प्लीज डू आस्क. ओके. क्वेश्चंस भी अभी पूछ तक लें, क्वेश्चंस भी एक पूछ एक लें, और जो चैट है उसमें रिव्यूज भी दे दें कैसा लेक्चर लगा. प्लीज सच्चे सच्चे रिव्यू दीजिएगा. गिव योर फीडबैक इफ यू वांट मी टू इम्प्रूव एनीथिंग, जो हम मजीद अच्छा कर सकते हैं टू एस दिस एग्जाम. I have one question from Dr. Shakil about the role of ACE and herbs in breastfeeding. I'll look into that and come back to you. उसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक्स हैं, if anything that you want to advise, like okay, how can we improve things. देखिए I just want think ऐसा हो कि एग्जाम के पॉइंट से भी अच्छा रहे एंड आप अच्छे डॉक्टर भी बन जाए. हम भी, इवन मी इंक्लूडेड मी एज वेल, बिकॉज समटाइम होता है कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम किताबें बंद और वापस गए वार्ड में, क्लिनिक्स में वही प्रैक्टिस चल रही होती है, तो फिर मजे की बात नहीं है ना. थैंक यू डॉक्टर शकील, डॉक्टर हैदर, डॉक्टर तलहा. थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स. So you are also part of the WhatsApp group. If you have any questions, you can post in those groups as well. और meanwhile try to start कार्डियोलॉजी स्टार्ट करें. तो ये कार्डियोलॉजी जो है ना, इट्स थोड़ा सा वोलेटाइल है, चीजें भूल जाती हैं. ट्राई टू हैव योर क्वेश्चन बैंक्स अपने, क्योंकि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं दे आर रियली गुड. उसमें यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, और उसमें सब लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं. और पास मेडिसिन इतनी खूबसूरत वेबसाइट बनाई हुई है, दे हैव दिस लिंक्स, सीधा आपको खोल देगा नाइस गाइडलाइंस. सो यू कैन कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद दोस्त. पर किसी को बुक्स की भी आदत है तो बस सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रखे गाइस कि वो लेटेस्ट हो, एडिशन नया हो. ठीक है. थैंक यू लाइबा. तो जितनी भी फ्लो चार्ट की चीजें हैं, कुछ आगे ना मैंने अभी वो अभी वर नॉट एबल टू रीच दोस एरियाज. वो मर्मर्स की आई हैव दोस बॉक्सेस विद मी, तो वो भी मैं आई ट्राई टू शेयर देम इन द ग्रुप्स. दैट विल हेल्प. लेट मी नो.
Dr. Baji, when to call it, when to stop it, okay? We can stop whenever you want. अगर आप कहती हैं तो हम बंद कर देते हैं. We're not having any questions, so I think लोग भी जा रहे हैं, तो let's call it a day then. चलें, ठीक है. Thank you so much, Dr. Thank you Afifa. so much. Thanks. Take care.